दोस्तों नमस्कार। आज हम वुड डिस्पैच 1854 उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इसमें जानेंगे यह किस वर्ष आया और इसके आने के पीछे क्या उद्देश्य थे और इससे भारतीय शिक्षा पद्धति को क्या लाभ हुआ और उसके दुष्परिणाम क्या हुए। इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, वुड डिस्पैच 1854 में आया, जिसे भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ? शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। पहला चरण लॉर्ड मैकाले के समय में शुरू हुआ, जो कि 1835 में था, जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को माध्यम बनाने के ऊपर जोर दिया था। तो इसमें क्या हुआ, एक 1853 में चार्टर एक्ट बना। उसके तहत भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए वर्त योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति का गठन किया गया। तो दोस्तों, ये चार्टर आया 1853 में। इसके तहत कहा गया कि एक ऐसी कमेटी बने, एक संस्था बने जो इसके बारे में जांच करे और अपनी सिफारिशों को अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिफारिशें अपनी रखे। तो इसके अनुसार क्या हुआ, वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड, इसका जो व्यक्ति था, जो इनका हेड था कमेटी का, उसका नाम था सर चार्ल्स वुड, द्वारा अपनाया गया। 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था, जिसमें 100 पैराग्राफ थे, जो 1854 में आया। इसे भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उससे संबंध में सिफारिशें की गई। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, जो जिसको कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता था, उसके सभापति थे। तो दोस्तों, इसमें आगे क्या है हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बीइंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट फेज was implemented during the Lord Macaulay, that was the Governor General at the time of 1835. At that time, the English education was emphasis in India. The Charter Act of 1853 provided for the formation of a committee. A charter was come into existence in 1853 to provide for the formation of a committee to investigate the development of education in India. तो इसमें कहा गया है कि उसको जो एजुकेशन का डेवलपमेंट विकास था, उसके तहत 1853 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको ये इन्वेस्टिगेट करना था और अपनी सिफारिशें उसके सामने जमा करना था। द कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरपर्सन ऑफ चार्ल्स वुड, who was the chairperson? Charles Wood was the chairperson of that committee, and the committee submitted its report in 1854. ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे लिखा गया वुड मैंडेट और वुड मैनिफेस्टो वुड was 100 paragraph. This dispatch was 100 paragraph. The head of this committee was Sir Charles Wood, arrived in 1854. Sir Charles Wood was the chairperson of the board of control of the British East India Company at that time. नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, फॉलोइंग आर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्पैच। गवर्नमेंट शुड स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, आर्ट, फिलोसफी, साइंस एंड लिटरेचर। तो गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको क्या क्या बताया गया कि गवर्नमेंट ये सब शिक्षा पद्धति करने का काम, इसको फैलाने का, प्रसार करने का काम गवर्नमेंट का है। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाया जाए, बट नेटिव लैंग्वेज शुड आल्सो बी एनकरेज। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो भारत की, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। इंडिजीनियस लिंग्विस्टिक प्राइमरी स्कूल शुड बी एस्टिब्लिश। जो प्राइमरी क्षेत्र में, जो गाँव में स्कूल हैं, उनको उनके नेटिव भाषा में पढ़ाया जाए। एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एंड रिलेटेड कॉलेज शुड बी ओपनड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है कि एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, जिसमें शिक्षा पद्धति और उसका माध्यम इंग्लिश रहेगा, वो खोले जाए। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टिब्लिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर। टीचर की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट खोले जाएं। वुमेन एजुकेशन शुड बी एनकरेज। जो महिलाओं की शिक्षा है, उसके ऊपर भी जोर दिया गया। स्कीम टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेटिफाइड टू एजुकेशन सेक्टर। जो निजी क्षेत्र है, उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा ग्रांट देने का इसमें सुझाव दिया गया।
द कंपनी प्लान टू बिल्ड ए 2 एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्रोवेंस 5 प्रोवेंस। उस समय 5 प्रोवेंस थे, 3 तो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे थी, मद्रास थी और बंगाल, मद्रास, बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी हो गई। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस एंड पंजाब विच विल फंक्शन अंडर द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन। प्लान टू एस्टेब्लिश 3 यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। 3 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो कि बेसिस ऑन द यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास बेस ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हुज मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। जो लंदन में विश्वविद्यालय था उसी के तौर पे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय खोलने की इसमें बात कही गई, जो कि लंदन विश्वविद्यालय के तौर पे उस तरीके से ही काम करे और ये एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाए और डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करे। हम और दूसरी थ्योरी भी पढ़ते हैं इसके अलावा दोस्तों। इसको प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने, उपाधियां देने, प्रदान करने का अधिकार होता था। तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया। वुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत समाप्त हो गया। दोस्तों अब दूसरा इसी की किसी की थ्योरी 2-3 पेपर हम इसमें देख के और बता रहे हैं। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत की भावी शिक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहते हैं। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकोट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत एवं बहु आयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसे ब्रिटेन शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी। इस डिस्पैच की प्रमुख इस प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से हैं। हम पहले बता चुके हैं, इसको बार बार डिटेल में हमारे बताने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको इस डिस्पैच के बारे में विस्तृत जानकारी हर एंगल से मिले। इसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि इसको सरकार में सुझाव दिया गया सरकार को कि जो भी है शिक्षा का जो वहन है, जो उसका खर्चा आएगा वो सरकार इसको वहन करे। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। हायर स्कूल का जो एजुकेशन का जो मीडियम था वो इंग्लिश, और जो नीचे का जो लेवल था मिडिल क्लास और प्राइमरी में देसी भाषाओं में पढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। प्रत्येक प्रांत में, हर एक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। गांव में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की गई। उनके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। इसमें सुझाव दिए गए कि स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकताओं पर बल दिया गया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सिफारिश की गई। इसमें टेक्निकल कॉलेज खोलने के लिए बात इसमें की गई। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलर शिक्षा हो। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई, ग्रांट इन एड। अब इसके परिणाम क्या हुए? वुड डिस्पैच में दिए गए सुझावों को काफ़ी हद तक लागू किया गया। 1857 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। जो 3 प्रेसिडेंसी थी मुख्यतः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो आज मुख्यतः चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तथा कुछ समय बाद सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का भी गठन कर दिया गया। जो बताया गया था कि हर प्रांत में एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का गठन होगा, वो भी कर दिया गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बैथून स्कूल की स्थापना भी एक सार्थक परिणाम रही। तो जो वुड डिस्पैच में जो घोषणा की गई थी कि जो सुझाव दिए गए थे कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए बैथून स्कूल की स्थापना भी एक सार्थक परिणाम रही। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियाँ व आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इस प्रकार वुड डिस्पैच भारत की भावी शिक्षा के विकास हेतु एक क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ। अब वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र के दोष क्या थे, इसके भारत पे नेगेटिव क्या
इम्पैक्ट पड़े और उसमें क्या खामियां थी। इसके दोस्त निम्नलिखित थे। वुड की घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों के शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार किए जाएं। क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि जो भी यहाँ पर ऑफिस खोले गए क्लैरिकल लेवल पे या जो हायर डिपार्टमेंट जो उसमें जो अफसर आते थे वो सारे ब्रिटेन से आते थे, उनका खर्चा भारी भरकम होता था। इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पर जो लोकल लेवल पे जो मिडिल लेवल पे जो क्लर्क वगैरह हैं वो यहाँ पर अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति से उनको पढ़ा करके और यहीं पर तैयार कर लिए जाएं, जो कि अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त रहे। दूसरा इसमें क्या था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही था। भारतीय भाषाओं को सिर्फ आंशिक रूप से शामिल किया गया था कि ताकि इनके विचारों को भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। इसलिए उसमें दर्शाया गया कि प्राथमिक और मिडिल क्लास में शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में ही होगा। तीसरा था धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, जो उसमें बात की गई थी। शिक्षा हमेशा चलती रही क्योंकि बाइबल का हमेशा ज्ञान दिया जाना जारी रखा गया। बाइबल का विस्तार करने के लिए मिशनरीज वगैरह यहाँ से खोले गए। नाम के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा थी। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे भारतीय विद्यालय विदेशी ढांचे में ढलने लगे। जो भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी और जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसका विनाश यहाँ से प्रारंभ हो गया। शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही रह गया। जो पहले ज्ञान था, जो ज्ञान वर्धित करते थे, भारतीय शिक्षा और संस्कृति की शैली थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब शिक्षा का एक ही उद्देश्य बच गया था कि सिर्फ नौकरी पाना। दोस्तों हम आपको ये भी बता देते इसको मैग्ना कोड क्यों कहते हैं, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या हुआ था, दुनिया के महान नेताओं में शायद कोई होगा जिसने मैग्ना कार्टा ना पढ़ा हो। महात्मा गांधी ने 1914 में इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित अपने एक लेख में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को रियायत देने के कानून की तुलना मैग्ना कार्टा से की थी। इस कानून के तहत भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा उनकी तर्कसंगत इच्छाओं के सम्मान का अधिकार दिया गया। वही 1963-64 में नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के नेता थे, ने भी अदालत में रंगभेद के खिलाफ अपना पक्ष रखते हुए मैग्ना कार्टा में मौजूद मानवाधिकारों का जिक्र किया था। आज ऐतिहासिक दस्तावेज को 803 साल लगभग हो चुके हैं। 15 जून 1215 को पश्चिमी लंदन में थेम्स नदी किनारे रनीमीड नामक जगह पर ब्रिटेन के तत्कालीन राजा किंग जॉन और उनके सामंत क्या होते थे, हर एक प्रोविंस के जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, जो राजा के अंडर में काम करते थे, जिन्हें ब्रिटेन में बैरन कहा जाता था, के बीच इस पर सहमति बनी। हालांकि यह दस्तावेज मूल रूप से सामंतों को ज़्यादा अधिकार देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, लेकिन इसमें पहली बार औपचारिक तौर पर यह तय हुआ कि कानून ही सर्वोच्च है और राजा को भी उसके अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में जिन परिस्थितियों में अस्तित्व में आया वे काफ़ी दिलचस्प हैं। किंग जॉन ने अपने कार्यकाल के दौरान राजा के अधिकारों को इतना दुरुपयोग कर रहे थे कि वहाँ के सामंत से लेकर पोप तक उनसे बेहाल हो गए थे। किंग जॉन ने 1199 ईस्वी में ब्रिटेन की सत्ता मिली थी। इसके 3-4 साल बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ गई। तो जब भी कोई युद्ध होता है तो भारी भरकम खर्चा होता है और उसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है। इससे देश की आर्थिक दशा बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से किंग जॉन ने करों में भारी वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिए गए। सामंतों ने जब इसका खिलाफ आवाज़ उठाई तो बर्बर तरीके से उनका दमन किया गया, मारा गया, पिटा गया, कत्ल कर दिया गया। इन कदमों से जनता में राजा के प्रति नाराज़गी बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जनता विद्रोह कर दे। जल्दी ही किंग जॉन के एक कदम से ऐसा हो गया। उन्होंने पोप के सुझाव प्रतिनिधि को कैंटरबरी का आर्क बिशप बनाने से मना कर दिया। अब धार्मिक समाज भी राजा के खिलाफ हो गया। इससे सामंतों ने किंग जॉन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ब्रिटेन के राजा के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि वह संधि पत्र पर हस्ताक्षर करे और सामंतों की बात मान ले। यही संधि पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 4000 शब्दों में इस दस्तावेज में पहली बार औपचारिक रूप से कहा गया कि राजा को भी देश के कानूनों के दायरों में रहना पड़ेगा। मैग्ना कार्टा की सबसे चर्चित धारा के मुताबिक राजा के पास न्याय को प्रभावित करने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को गैर कानूनी सजा से बचाएगा। इस प्रावधानों ने सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जा सकता और उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इस समय 1215 में ईस्वी वाले मैग्ना कार्टा की कुल 4 मूल प्रतियां सुरक्षित हैं। इनमें 2 ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी गई हैं और एक लिंकन और साल्ज़बरी कैथेड्रल जो चर्च है उसमें रखी गई है।
जब मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में लागू हुआ तो कोई भी यह मानकर नहीं चल रहा था कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होने जा रहा है। किंग जॉन ने 1 महीने बाद इसे खारिज कर दिया। इसके बाद सामंतों ने आग्रह पर फ्रांस के प्रिंस लुई ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया। सामंतों ने बोला फ्रांस को कि इस पर हमला कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि राजा उनके अधिकारों को नहीं सुन रहा था, उनका दमन कर रहा था। कुछ महीनों बाद ही किंग जॉन की मृत्यु हो गई और उनके 9 साल के बेटे हेनरी III को राजगद्दी सौंपी गई। इस सत्ता हस्तांतरण के साथ ही मैग्ना कार्टा दोबारा लागू हो गया। इसके बाद बने ब्रिटेन के हर एक राजा ने मैग्ना कार्टा के प्रावधानों को लागू किया। इसके साथ ही इसमें संशोधन भी होते रहे। इस समय 1215 ईस्वी वाले मैग्ना कार्टा की कुल 4 मूल प्रतियां सुरक्षित हैं। विभिन्न देशों में संविधान निर्माण में मैग्ना कार्टा के प्रावधानों को बुनियादी सिद्धांत की तरह इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है कि अमेरिकी संविधान पर भी मैग्ना कार्टा का खास प्रभाव है। वहीं पूरे विश्व में मानव अधिकारों को सुरक्षित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की प्रेरणा भी मैग्ना कार्टा ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैग्ना कार्टा क्या था ये भी बता दिया। एक दस्तावेज था जिसमें जो पहला दस्तावेज था जिसमें कानूनों की बात की गई और मानव अधिकार मानव हनन ना होने के लिए इतना बड़ा पत्र लाया गया। तो दोस्तों वो डिस्पैच के बारे में आशा करते हैं आपको जानकारी समझ आई होगी। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वो इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।